तो 2019 में जीएस में याद है मेरे को, मुझे लगता है 1 नंबर भी नहीं आया होगा मेरा। ठीक है, ऐसी हालत थी। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरे 10 से कम आ ही नहीं सकते। मैं D-SSB का एग्ज़ाम लिख के दे सकता हूँ। अगर आप मैथ्स छोड़ के जाओगे ना तो समझ लो D-SSB में तो होने का नहीं है। हाँ, नहीं हो पाएगा, मुश्किल। मतलब आप कहीं ना कहीं इंडल्ज रहते ही थे उस प्रोसेस में। रहना ही है प्रोसेस और कंसिस्टेंसी। हाँ, शॉर्टकट नहीं है, मतलब बहुत टायरिंग प्रोसेस है और एकदम थका देने वाला है। हाँ, लेकिन वर्थ इट भी तो है। अगर आपके 162 आए हैं, हाँ, इन अंकित सर के 161 आए हैं, तो ये वो वीआईपी वाली फीलिंग भी तो ना, जब जहाँ बताएंगे कि मेरा तब सिलेक्शन हुआ, 45 वैकेंसीज थी। हाँ, ये तो पूरी फुल ऑन हवाबाजी। पता होना चाहिए कि हमें तैयारी करनी कैसे। जैसे मैथ्स में हमें पहले फर्स्ट 15 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, इंग्लिश में फर्स्ट 15 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट 15 तो सबको ही आ जाएंगे। मेन है जो बाद के 5 नंबर लेने हैं आपने। हेलो भाई, चलिए स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ है नारायण सर, जिनका अभी DSSB PRT में सिलेक्शन हुआ है। कितने इनके मार्क्स हैं, क्या क्या इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज अपनाई थी, कहाँ से इन्होंने कोचिंग ली, कौन सी बुक्स यूज़ करी, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर। सर थोड़ा सा तेज बोलिए सर, नहीं तो आवाज़। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब आपका नहीं ऐसे भी आ जाएगी। एक बार पहले तो ये बताइए कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कितने आपके मार्क्स आए हैं, वो सारे प्लीज़। मेरा सिलेक्शन पोस्ट कोड 4721 में हुआ है, NDMC में 162 मार्क्स आए हैं उसमें मेरे। तो और DOE में भी मेरा क्लियर हो गया है, उसमें 156 है, अभी वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट। तो आपने ऐसे बताना जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हो। यार आप डरो मत, बेफिक्र हो, बात मारो। ठीक है, ठीक, बेफिक्र हो गए, कॉन्शियस मत होना बस। सबसे पहले तो कि कैसे स्टार्टिंग हुई यहाँ तक पहुँचने की। अच्छा, टीचिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे स्टार्ट हुई? मेरा 12th मेरा हुआ था 2017 में, है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड था, कॉमर्स विद मैथ्स था, तो मैथ्स का ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने DLED में एडमिशन लिया। मेरा दिल्ली डाइट में हो गया था एडमिशन, डाइट केशवपुरम से मैंने किया है। तो 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर वैकेंसी वगैरह आई, 2019 में ही आ गई थी वैकेंसी D-SSB की। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो हमारे निकलते ही वैकेंसी आ गई। बट फिर उसमें लेकिन सिलेक्शन हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे 4-5 महीने मिले ही थे तैयारी को, तो और कुछ आइडिया भी नहीं था, प्रीवियस ईयर भी नहीं किया था। ठीक है, एकदम नए थे इस फील्ड में, तो उसमें नहीं हो पाया किसी प्रकार से। हाँ, और 2019 में तो वो हुआ था ना कि अगस्त सितंबर में वैकेंसीज आई थी। हाँ, अक्टूबर 11 को और 12 को उस टाइम ही एग्जाम हुआ था। हाँ, आई थिंक मई या जून में मेरा डाइट हुआ था, 2-4 महीने मिले थे, बस इतना ही टाइम था। ठीक है, तो बस एक्सपीरियंस मिल गया था। लेकिन ये उसी से फ़ायदा हुआ कि पता चला कि कहाँ मुझे काम करना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, हम एक पेज पकड़ लेते हैं ना, तो वो एक चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है। हाँ, सबसे दिक्कत तब आती है, आपको भी आई होगी, कि स्टार्ट कैसे करें। हाँ, उस फेज में एंटर कैसे करें। तो आपने कैसे किया था? मैंने तो 2019 इसी में निकल गया, है ना। D-SSB का दिया, नहीं हुआ, फेलियर लगा कि पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, 20-25 नंबर कट ऑफ से कम रह गए थे मेरे। अच्छा, उस टाइम कट ऑफ गई थी 121 गई थी लास्ट। हाँ, है ना। तो मेरे 100 से 2-3 नंबर कम ही थे, तो 100 थे मेरे। तो वो जर्नी मुझे बहुत करनी थी। तो मुझे एक चीज़ आइडिया लग गया था, टीचिंग कैटेगरी में जो बच्चे गलती कर रहे हैं, वही गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर दी। वो गलती ये थी कि बच्चों का मेन जो फोकस पॉइंट रहता था वो पार्ट B पे रहता था। ठीक है, कि टीचिंग मेथोडोलॉजी करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और पार्ट A को वो इग्नोर कर देते। बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, और मुझे लगा कि मेरी मैथ्स अच्छी है, 12th तक मैथ्स पढ़ी है मैंने, और 12th में भी अच्छे नंबर आए थे, तो मुझे लगा मैं मैथ्स कर जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब 2019 वाले में मैं जाके मैंने अटेम्प्ट ही 14 क्वेश्चन कर पाया था, आज तक मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग भी रहा है हमेशा से। तो लेकिन तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये एरिया है पार्ट A, अगर मैंने यहाँ अच्छे से कर लिया ना, तो फिर मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि सेकंड पार्ट को तो हम कंपैरेटिवली ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड भी हमें रहता है कि 100 नंबर का आएगा। हाँ। इसको ज़्यादा करना है, उस पर तो टाइम लगाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि वो फर्स्ट पार्ट इग्नोर सा होने लग जाता है कहीं ना कहीं। यही हो गया 100 से लेके 161 किया। हाँ, ये 100 से लेके 162 का जो सफ़र है, वो अब आपने कैसे तय किया, वो
प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, पार्ट टू पार्ट चलेंगे। सबसे पहले तो आता है सर पार्ट 1, जो आपने कहा कि उस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया था, तो क्या ध्यान दिया, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की? सबसे पहले सबका फेवरेट होता है मैथ्स नहीं, जीएस जीएस के बारे में जीएस की बात करेंगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने बता दिया, मेरा कॉमर्स का है ना, तो जीएस मेरी उतनी अच्छी थी नहीं। तो 2019 में जीएस में याद है मेरे को, मुझे लगता है 1 नंबर भी नहीं आया होगा मेरा। ठीक है, ऐसी हालत थी। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेरे 10 से कम आ ही नहीं सकते। मैं DSSB का एग्ज़ाम दे दूँ ना तो 10 से कम आएंगे नहीं। और जो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए 12 से 14 ये रेंज रहती है जीएस में। 12-14 टफ आ गया तो 10। अब बता दीजिए सर, ये अमृत कहाँ से मिला आपको? ये अमृत बताते हैं। जीएस तो बताओ सर कैसे? देखो, जीएस में जो मैं बताऊंगा तरीका, ये उनके लिए है जिनकी जीएस अच्छी नहीं है। ठीक है, मेरे जैसे जो है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है या साइंस का रहा है, उनकी जीएस अच्छी नहीं होती है। तो मैंने इसमें जब मैंने तैयारी करनी शुरू की जीएस की, तो मैंने फिर इसमें एक गलती कर दी कि मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ने लग गया। तो मैंने पहले हिस्ट्री ख़त्म की, 40-50 वीडियोस थी, लेकिन फिर मैंने जब रिवाइज़ किया ना हिस्ट्री, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मैंने जितनी क्लासेस ली है कुछ याद ही नहीं रहा मेरे को। तो मैंने जब ये तरीका गलत है, DSSB के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने DSSB के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में हो रहे थे तब भी, तो मैंने देखा कि क्या क्या टॉपिक पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट वाइज ना करके ना टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, जो टॉपिक DSSB पूछ रहा है उतना ही किया जाए, तो तभी इसमें नंबर आएगा। क्योंकि SSC से डिफरेंट है इसकी जीएस जो आती है। ठीक है, इसका स्टैटिक पोर्शन है बहुत। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी तो रहती है ना सर, कि हमें एग्जैक्टली सिलेबस बताया ही नहीं जाता कि जीएस में वो कहाँ से पूछेंगे। अब वो इतना ब्रॉड है कि स्टैटिक जीके में भी करंट अफेयर हुआ और हमारा जीएस का पार्ट हुआ, तो वो कैसे किया? फिर आपने जब सब्जेक्ट वाइज नहीं किया तो फिर आपने कैसे किया, वो बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुई आरबीआई की? 1934 में हुई थी। 1935 में है ना, अक्टूबर 1935 में हुई थी। मंथ आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि वो इतना याद नहीं है पक्का। अच्छा, 1 अप्रैल को ही हुआ होगा। ठीक है। तो उन्होंने जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया 1935 में हुआ था। ठीक है, मैंने एक और दूसरा पेपर लगाया DSSB का, उसमें उन्होंने पूछ लिया कि उन्होंने अपनी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई कब शिफ्ट किया। ठीक है, अच्छा। तो मुझे ये आइडिया लगा अब ये आरबीआई को एक टॉपिक समझ रहे हैं, उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने उसका पूरा आरबीआई के उनका जो वेबसाइट है वहीं पे मैं पहुंच गया सीधे। ठीक है, कि यहीं से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहीं से मैंने 7-8 जो स्टैटिक पार्ट है वो निकाल लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उन्होंने पूछ लिया, जब नेक्स्ट टाइम पूछ रहे हैं कि आरबीआई को उन्होंने शिफ्ट कब किया मुंबई या पहले कोलकाता में था, तो 1937 में उन्होंने शिफ्ट किया मुंबई में। ऐसे वो डीप में पूछ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी बनता है ना दाएं बाएं वो सब पढ़ लो, ताकि अगली बार जब पेपर होगा तो उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछते हैं तो हम बता पाएँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस तरीके से मैंने एक टॉपिक देखा था। ठीक है, तो मान लो हिस्ट्री से आ गया, तो हिस्ट्री का आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कर लिया। हिस्ट्री में जैसे पूछते हैं कि बैटल कब हुई है, तो मैंने सीधे यूट्यूब पे डाला इम्पोर्टेंट बैटल्स। ठीक है, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं, मुझे सीधे बता दो बैटल कब हुई है, कौन कौन सी बैटल हुई है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई, ठीक है, हाइडस्पस का कब हुआ है, ये सब पूछा है DSSB ने। बिल्कुल। एक और चीज़ भी है सर इसके साथ ना, हम एक और तरीका भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ। जैसे अगर किसी को ये पैटर्न ठीक नहीं लगे, किसी को यही लगता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो उनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही चलने की कोशिश करते हैं वो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एक ही वीडियो में खत्म करो उसको। लंबा चौड़ा मत चलाओगे, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा आना ही नहीं है हिस्ट्री का। तो अपना पूरी हिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 1 घंटे की वीडियो में, 1.5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करो, 1 घंटे 1.5 घंटे में मेडिवल ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म जल्दी। और फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाए। हाँ, ये हो गया। तो जीएस करने के लिए मैंने यही सब किया था। मैंने टोटल जो मुझे ध्यान है नंबर्स, तो वो मैं पहुंच गया था Y2 Z2, मतलब 52 पेपर लगभग मैंने कर लिए थे एनालाइज। अच्छा। हाँ, तो इतना आइडिया लग गया था कि अब DSSB क्या पूछेगा वो मुझे पता है। ठीक है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो मुझे पता है जो DSSB डालेगा ही डालेगा।
ठीक है। ये मैंने बस स्टैटिक के लिए किया था इतना, करंट पे मैंने उतना ज़्यादा फोकस किया नहीं था, वो बाद में मैंने किया था जब एग्ज़ाम आ गए थे पास में, ठीक है, तब मैंने करंट पे भी फोकस किया। तो करंट आपने फिर वैसे ही देखी होगी कि भी 6 महीने की करंट अफेयर उस टाइप से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये हो गया अभी हमारा जीएस पार्ट। अब इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं सर? इसमें तो सर बस इतना ही है। फिर आती है हमारा मैथ्स, आपका फेवरेट। हाँ, मैथ्स मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए 12th तक पढ़ा है, 12th में भी अच्छे नंबर आए थे, 95 आ गए थे। अरे वाह। ठीक है, तो था पहले से इंटरेस्ट भी था और स्ट्रॉन्ग एरिया मैथ्स ही था, लेकिन जब DSSB का पेपर दिया ना 2019 वाला, तो लगा नहीं, यहाँ मैथ्स अलग है। जो हम जनरल NCERT में पढ़ रहे हैं 12th तक, उससे ये डिफरेंट पूछ रहे हैं, तो हमें इसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी। यस सर। ये मैथ्स ऐसे बताइए कि आपका स्ट्रॉन्ग है लकीली, लेकिन सब बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सब बच्चों का नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल बेचारे लड़ पड़ के मैथ्स को पार करते हैं। हाँ हाँ, होते हैं कई हमारे मित्र भी हैं। तो आपके दोस्त भी होंगे। तो अब उन अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वो मैथ्स को करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, कौन सी बुक्स रेफर करें, कहाँ से वो अगर ऑनलाइन लें तो कैसे लें, तो सारी चीज़ें बता दीजिए सर। वो देखो, 2 तरीके हैं मैथ्स करने के, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तब मैं बता रहा हूँ, पहला या तो आप SSC की मैथ्स स्टार्ट करके देखो, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा NCERT पे। पहले एटलीस्ट 6 to 8 आपको NCERT करनी पड़ेगी, बेस मजबूत करना पड़ेगा। मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने 12th तक पढ़ा है, ठीक है। तो और मैंने कोई कोर्स वगैरह भी नहीं लिया था मैथ्स के लिए, स्पेशली यूट्यूब वगैरह से मैं देख लेता था। लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको एक तो कोर्स लेना पड़ सकता है, जल्दी कवर हो जाएगा। एग्जैक्टली। और कोर्स में मान लो ले लिया आपने और समझ ही नहीं आ रहा है भाई कुछ, है ना, सिचुएशन, फिर NCERT वगैरह आपको, तो फिर लेकिन कोर्स पे आना ही पड़ेगा एट द एंड। हाँ, कोर्स पे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बुक से सर हम अगर बुक से ही पढ़ पाते केवल, तो फिर तो हम क्वेश्चन ना सोल्व हो जाते। बुक्स से जब हम वीक ही तो तब हुए ना जब बुक का हमें समझ ही नहीं आ रहा, कोई ना कोई तो गाइडेंस चाहिए ना, कोई पीछे खड़े होने वाला चाहिए। तो अब ये बताइए सर, मैथ्स के लिए कोई बुक बताना चाहते हो? मैथ्स के लिए जो मैंने फॉलो किया था, SSC की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, फेमस है, बच्चों को पता भी होगा। उसमें प्रीवियस ईयर है SSC के, ठीक है। तो वो मैंने टॉपिक वाइज किए थे और मेरे को समझ नहीं आता तो मैं यूट्यूब पे ही कर लेता था, क्योंकि मेरी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ठीक है, यूट्यूब से भी समझ में आ जाता है। उसी से कंप्लीट हो गया था। हाँ, कुछ बच्चे अभी ये कहेंगे सर SSC का मैथ्स करना पड़ेगा। नहीं, SSC का नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं SSC में जो आप हमारे टीचिंग एग्जाम्स में नहीं आते। तो आपने इतना तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा कि आपको टॉपिक फिल्टर आउट कर देने उसी टाइम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, तो फिल्टर आउट कर सकते हैं हम। जैसे मैं बता देता हूँ मैथ्स के लिए थोड़ा सा और। हाँ जी। कि SSC की जो मैथ्स है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अर्थमेटिक है और एक एडवांस मैथ्स है, ठीक है। तो आप समझ लो SSC की जो अर्थमेटिक वाली है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो DSSB में आता ही आता है, ठीक है। एडवांस आपको पूरा नहीं करना है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री, ये सब DSSB नहीं पूछता है। तो एडवांस में बस आपको 2 टॉपिक ही करने की ज़रूरत है। एक हो गया आपका नंबर सिस्टम और एक हो गया आपका मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। 2 टॉपिक आपको एडवांस में पढ़ने हैं बस, और अर्थमेटिक पूरा करना है। इतना कर लोगे तो समझ लो DSSB की मैथ 20 में से 20 भी ला सकते हो आप, ठीक है सर। ये हुआ मैथ्स, स्कोरिंग है। हाँ ये सर। और एक बात ना देखो, मैं हमेशा ही कहता हूँ, हम मैथ्स अगर मुझे नहीं आता है तो 20 नंबर मेरे खाली वेस्ट चले गए। अब थोड़ा सा पढ़ लिया तो उसमें 5 नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए। और ऐसा होता है कि हम 5, 10, 12 नंबर लेने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा बेस क्लियर करिए तो 10-12 नंबर आ जाते हैं। 10 नंबर तो आ जाते हैं। और अगर बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया फिर तो भाई, फिर तो आप हथियार डाल चुके हो। 20 नंबर ऐसे ही छोड़ने, बिल्कुल कहीं पास होने के तो कसम खा नहीं चुके फिर। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप मैथ्स छोड़ के जाओगे ना तो समझ लो DSSB में तो होने का नहीं है। हाँ। नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बहुत, क्योंकि दूसरा आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बात है, मैथ्स आपको करना ही पड़ेगा। मैथ्स के बाद मैथ्स का भाई बंधु है रीजनिंग। हाँ, जो मैथ्स अगर बढ़िया हो गया तो रीजनिंग भी बढ़िया चली जाती है। हाँ, मैथ्स गड़बड़ा गया तो रीजनिंग में फिर वही 10-5 नंबर ही रह जाएंगे। हाँ। रीजनिंग का बताइए सर, रीजनिंग फिर कैसे करें? रीजनिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो DSSB के प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। उसमें से मुझे लगता है 2-4 ही टॉपिक होंगे जो आपसे नहीं हो पाते होंगे, जिनकी मैथ्स अच्छी हो जाती है एक बार, ठीक है, तो उनकी रीजनिंग भी हो ही जाती है। जैसे सिलॉग्स हो गया,
ठीक है, ऐसे कुछ 1-2 टॉपिक ही हैं जो आपको अलग से यूट्यूब पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग बहुत इजी है कंपैरेटिवली। हाँ, रीजनिंग का एक ये भी रहता है ना, अगर मैथ्स नॉर्मल भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल भी है, तो रीजनिंग अगर हम प्रैक्टिस करते रहे ना रेगुलर, डेली की एक वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, तो रीजनिंग उसमें कवर हो जाती है हमारी। क्योंकि मैं अपना बताऊं, मैंने भी कभी रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग के लिए ना कोई क्लास ली है, ना कोई बुक ली है, वो बस रैंडम जो डेली फ्री की क्लासेज आती है ना किसी भी चैनल में, तो उससे मेरे ख्याल से मेरा काम तो चल जाता था भाई। और बच्चे भी ऐसे यूट्यूब पे डायरेक्ट रीजनिंग फॉर डीएसएसबी सर्च कर लेना, जो भी आपको वीडियोस दिखे, जो उनमें से बढ़िया लगे वो कर लो अपनी सहूलियत के अनुसार, है ना। हाँ, ऐसे ही करना है और क्या। चलो, रीजनिंग के बाद अब आ जाइए सर इंग्लिश। इंग्लिश देखो, जो मैं समझ पाया हूँ DSSB को, कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको इंग्लिश सबसे लास्ट में करना है, मतलब पढ़ना सबसे लास्ट में, ठीक है। पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीके इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, फिर आप इंग्लिश पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश उतना स्कोरिंग नहीं लगता है मुझे, मतलब 15-16 इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है नंबर कभी, ठीक है। मैक्सिमम 16-17 चला गया और मिनिमम 13-14 ऐसे इसी रेंज में रहता है, ठीक है। तो उसको करें कैसे? इंग्लिश के लिए मैंने जो रेफ़र किया था, नीतू सिंह की बुक आती है, थोड़ा सा तेज बोलिए। मैंने इंग्लिश के लिए जो रेफ़र किया था वो किया था नीतू सिंह की बुक आती, वो कैब भी मैंने वहीं से किया था, ठीक है। डेली 30-30 वर्ड लर्न करता गया। कुछ वर्ड फंस जाते एग्जाम में, उसमें से आ जाते, नहीं तो किस्मत खराब है तो नहीं आएगा। नीतू सिंह एक बुक आपने बताई, नीतू सिंह एक बुक हो गई, और क्योंकि 5 नंबर का तो वो भी तो आता है ना पैराग्राफी, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका, तो आप पैराग्राफ से 5 नंबर तो इजीली निकाल सकते हो। हाँ। और बाकी जो एरर फाइंड करने हैं या वोकेबलरी वाला पार्ट है, सिनोनिम, एंटोनियम, सॉरी, ये सब चीज़ें आप जैसे नीतू सिंह से करोगे, और क्वेश्चंस साथ में अटेम्प्ट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चंस आपकी तैयारी के 70% मार्क्स को होल्ड करके रखेंगे अपने पास। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वही 90-80-90 के आसपास रह जाओगे भाई। हाँ, तो ये बात है। ठीक है सर, तो इंग्लिश के साथ हिंदी बताइए। हिंदी भी मुझे स्पेशली यूट्यूब वगैरह से मुझे पढ़ना पड़ा, टॉपिक डालता था मैं, जैसे संज्ञा मुझे पढ़ना है, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर है, वहाँ के एक टीचर थे, उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, अच्छा। उन्होंने लेकिन ऐसे टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इतना अच्छे से डीप में पढ़ाया था, मतलब खत्म, मज़ा आ गया एकदम। ऐसा हो गया हिंदी खत्म। चलो, सही किया था। इसके साथ भी आपको ना डीप में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में भी वोकैब वगैरह आती है, ठीक है, तो वो भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। और एक ये भी है ना भाई, हिंदी डीप में इसलिए भी पढ़ना पड़ेगा और इसको इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी मिलेगी। हाँ, 14-15 नंबर तो सब ले लेंगे। अगर आपको हिंदी स्कोरिंग बनानी तो तब बनेगी जब आप उसको 16-17 पर 18 पर लेके जाओगे, है ना। बिना तैयारी के मेरे 15 नंबर आ रहे थे हिंदी में, तो हाँ, तो तैयारी फिर भी वो 4-5 नंबर के लिए करनी पड़ी मुझे। एग्जैक्टली। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें तैयारी करनी कैसे। जैसे मैथ्स में हमें पहले फर्स्ट 15 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, इंग्लिश में फर्स्ट 15 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट 15 तो सबको ही आ जाएंगे, मेन है जो बाद के 5 नंबर लेने हैं आप। जैसे पर्यायवाची आते हैं तो बहुत डीप पूछ लेते हैं वो, जैसे आपसे पूछ लेंगे चक्र पानी किसे कहते हैं, विष्णु भगवान को कहते हैं चक्र पानी, तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक शायद DSSB में आया भी था, वासुदेव और वसुदेव करके आया था, ठीक है। तो आपको अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वासुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और वसुदेव जो है उनके पिताजी हैं, कृष्ण जी के पिताजी को कहते हैं वसुदेव। अच्छा, वासुदेव मतलब कि उसका पुत्र। हाँ, वासुदेव। ये क्लैरिटी आपको नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको लगे वासुदेव तो देखा है, मतलब भगवान को कहते तो हैं, ठीक है। और उसी में अगर वसुदेव आ गया तो आपको लगेगा वसुदेव तो कोई वर्ड ही नहीं है क्या ऐसा, हमने तो वासुदेव पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, मतलब हिंदी भी डीप में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप हल्के में ले सकते हो हिंदी को, तो फिर आपके 14-15 ही नंबर आएंगे। हाँ, तो अब हिंदी के बाद हमारा एक ही सब्जेक्ट रह गया सर, कौन सा रह गया? हिंदी के बाद हो गए पार्ट ए, तो हो गया हमारा कंप्लीट ना। अब हमारा पार्ट ए तो कंप्लीट हो चुका है सर। अब सबसे मेन पार्ट आता है पार्ट बी, जो बच्चों को, अब मैंने सुना जैसे एक के मैंने मार्क्स देखे थे, उसके 100.77 मार्क्स आ रखे थे सेकंड पार्ट में। हाँ, अब ये नॉर्मलाइजेशन का कमाल ही है। 110 आए थे ना। अरे एक
100.77 मार्क्स तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। बच्चों के जो कुछ कहते हैं ना कि एडिटेड है या कुछ भी है, मैंने बाकायदा उसके मार्क्स देखे हैं कि और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आए हुए हैं। हाँ, एक का तो मैंने भी देखा 110 आ गए हैं। हाँ, 100 में से 110 दे दिया है। तो अब सेकंड पार्ट में कैसे 110 नंबर लेके आए सर, उसका बता दो आप बस। सेकंड पार्ट के लिए देखो, आपको तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप सेकंड पार्ट में ना लीड नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे भी आप कम कर दो नंबर ना पढ़ के, ठीक है, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैंने किया था, मैंने NIOS जो रीड की थी, तो आई थिंक 10 ब्लॉक्स हैं उसमें। हाँ जी। तो मैंने 10 पढ़े ही नहीं मैंने कभी, मैंने आई थिंक 2 या 3 ही जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जैसे 502 है, 506 है, 502 ऐसे है। हाँ। एक साथ 506 है। हाँ। जिसमें साइकोलॉजी वगैरह का है, ठीक है, सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड है। तो मैंने उतना ही पढ़ा, मैंने अपने इस सोर्स को ना लिमिटेड रखा, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे 10 पढ़ते हैं, तो वेल एंड गुड, अच्छा है। हाँ, अगर आप पढ़ सकते हो भाई तो बिल्कुल पढ़ो, क्यों, क्या दिक्कत है अगर आप। हाँ, लेकिन वही बात है कि आप इतना मत कर दो कि अपनी पूरी प्रिपरेशन को साइड लाइन कर दो, केवल NIOS पे बैठ जाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। आप 70% अपनी तैयारी अपने साइड ही रखिए। दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपके पास है एक्स्ट्रा, तो आप उसमें प्लीज़ NIOS पढ़िए, बढ़िया आपकी हेल्प ही होगी वो, क्योंकि NIOS आज के टाइम पे DSSB का थिंकिंग पैटर्न हो चुका है। हाँ, सही बात। तो अब बताइए सर, फिर आपने और क्या क्या किया? तो फिर मैंने अपना ना पार्ट B का जो सोर्स है ना वो लिमिटेड रखा, क्योंकि पहले फेलियर से मुझे समझ में आ गया था, जहाँ मैं दूसरे बच्चों से लीड ले सकता हूँ ना वो पार्ट A है। बच्चों की मैथ्स वीक है तो मैं मैथ्स में लीड ले सकता हूँ, मैं हिंदी में और एफर्ट डाल के 15 से 20 नंबर तक ले जा सकता हूँ। मैंने मेरा मेन जो पिलर था सिलेक्शन का वो पार्ट A था, ठीक है। पार्ट B को मैंने थोड़ा सा ना वो किया था कम, मतलब कुछ ही NIOS के बताया, जैसे मैंने 2-3 ब्लॉक ही पढ़े इतनी, मतलब प्रीवियस ईयर पार्ट B के लिए 18 और 19 का NIOS, ठीक है। और जो पहले मैंने 2019 में इतनी पढ़ाई की यूट्यूब से, उसको ही रिवाइज किया। तो आपने स्टार्टिंग में 2018 का बताया, आपने उस टाइम प्रैक्टिस की थी, उस टाइम क्या क्या पढ़ा था आपने, कुछ बता सकते हो? कि पार्ट B का? हाँ, पार्ट B का तब मैंने प्रतीक शिवालिक सर हैं, हाँ, ठीक है, सभी जानते होंगे, उनकी वीडियोस फॉलो की थी मैंने 2019 में, जो YouTube पे है, जो कोर्स है, जो YouTube पे फ्री वाली, YouTube पे फ्री वाली, ठीक है। उसके बाद भी मतलब अभी भी 2022 में भी मतलब जो मार्च में पेपर दिया था, तो उसमें भी कुछ वीडियोस उनकी देखी थी, उनका एक सीरीज चल रहा था यूनिवर्स सीरीज करके। ये कौन सी बुक थी ना वो? उनका ही था शायद कोई बुक। नहीं, उनकी नहीं थी, सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक थी। अच्छा, हाँ, सरोहा की थी, हाँ, उससे करवाते। बट वो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने ज्वाइन वो लेट किया, वो आधी सीरीज हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है, तो मैंने मुश्किल से 10 वीडियोस देखी होंगी स्टार्टिंग की, और कुछ टॉपिक रह जाता तो टॉपिक टाइप करके वो देखता था मैं। चलो, मतलब वो भी उनके साथ 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो वो देखने के लिए कम से कम 100 दिन तो लगेंगे। बिल्कुल, चलो, नहीं था तो ठीक है सर, ये हो गया अब हमारा सेकंड पार्ट। अब वो वाली बात आ जाती है ना कि सेकंड पार्ट को अब हमने वही किया ना, फर्स्ट पार्ट में अगर आप बढ़िया नंबर ले जाते हो, हाँ, तो सेकंड पार्ट में अगर थोड़ा सा कमी रह भी जाती है तो कवर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, और सेकंड पार्ट में इतना ध्यान दे देते हैं कि 80-90 नंबर ये तो बहुत हो जाते हैं, इससे ऊपर लेके आना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो अगर आपके 80-90 नंबर 80 या 85 आ रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो हमारा तो आपका भी यही सुझाव है कि फर्स्ट पार्ट में अच्छे से तैयारी करो, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बैलेंस स्कोर एक अच्छा है निकलेगा। जैसे इस बार भी एक कैंडिडेट का मैंने मार्कशीट जो देखी थी, जोर से, तो पार्ट B में जो उनके मार्क्स थे ना, तो वो 90 थे, ठीक है, और पार्ट A में उनके नंबर बहुत कम थे, 55 के अराउंड थे। तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। उन्होंने पार्ट B पे ही वही गलती की जो मैंने की 2019 में। तो आपको ये नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्ट B को नेग्लेक्ट करना है, तो फिर तो आप इसमें ज़्यादा आ जाएगा, इसमें कम रह जाएगा। हाँ, और वो है ना सर, सेकंड पार्ट को एक बार तो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे कि ताकि आप उसके टच में रहे और स्कोर एक बैलेंस हो जाए। हाँ, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है सर, ये 80 दोनों में ले आने बस बहुत है, 160 है ना, बन जाएगा मार्क्स। तो हाँ जी, तो ये हो गया सर अब हमारा प्रिपरेशन का टाइम। प्रिपरेशन का अब आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए वो बता दीजिए। मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे आपने? मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे मैंने। मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था, परचेज किया था, उनका ईयरली पास आता है, तो वो लिया था मैंने, वहीं से मैं लगाता था।
मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपने टेक्स्ट बुक के लिए थे मैंने। और मैं ऐसा मानता हूँ सर, मॉक टेस्ट तो देखो एक स्टेज आ जाएगी, आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तब आपके पास ये होगा कि यार अब क्या पढ़ें, तैयारी तो हो चुकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें बस। उस टाइम आपको जहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाए ना, उस टाइम घबराना मत बस स्कोर देख के अपना। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं ऐसा मॉक टेस्ट मिल जाता है वो इतना बेहुदा में होता है, इधर उधर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले होते हैं कि पता ही नहीं चलता कितने नंबर आए। तैयारी हमें नॉर्मल नंबर आते हैं हमारे हर बार 140, 50, 60, और एक ऐसा मॉक टेस्ट कर लिया उसमें नंबर आए हमारे 115, 120। तो उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, बस उसको सीखने की कोशिश करना कि बीच में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आ गए थे जो मेरी तैयारी से हटके थे या एक जनरल पैटर्न से हटके थे। तो इस तरह से अपना मॉक टेस्ट वगैरह को एनालाइज करना है। फिर और छोटे छोटे क्विजेस भी आते हैं टेक्स्ट बुक पे, मतलब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चाइल्ड डेवलपमेंट का आ गया, साइकोलॉजी का आ गया, इस सब का, पेडागोजी का 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। खाली बैठा हूँ मैं तो लगा लिया मैंने मोबाइल पे। चलिए, मतलब आप कहीं ना कहीं इंडल्ज रहते ही थे उस प्रोसेस में। रहना ही है प्रोसेस और कंसिस्टेंसी। हाँ, शॉर्टकट नहीं है, मतलब बहुत टायरिंग प्रोसेस है और एकदम थका देने वाला है। हाँ, लेकिन वर्थ इट भी तो है। अगर आपके 162 आए हैं, इन अंकित सर के 161 आए हैं, तो अब ये वो वीआईपी वाली फीलिंग भी तो ना, जब जहाँ बताएंगे कि मेरा तब सिलेक्शन आया, 45 वैकेंसीज थी। तो पूरी फुल ऑन हवाबाजी। और आपकी तरफ से कोई सुझाव बच्चों के लिए, जो आपको लगता है कि जो गलतियाँ आपसे हुई बच्चे वो गलती ना करें? वो कंसिस्टेंसी आप मोटिवेशन से आएगा। मेरे साथ जो हुआ था, फरवरी के आसपास पता चल गया था कि मतलब वैकेंसी आने वाली, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 फरवरी में, मतलब जो डीओई भेजता है ना अपना कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए DSSB को, तो वो लेटर आ गया था। तो बहुत बच्चों को पता चल गया कि हाँ वैकेंसी तो आने वाली है। तो तभी से मैंने DSSB स्पेसिफिक तैयारी करनी शुरू कर दी। इससे पहले क्या मैं KVS का भी सोच के चल रहा था, आएगा, ठीक है, वो तो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हाँ DSSB आना है, तो मोटिवेशन अपने आप आ गया था कि अब आएगा तो इस बार कैसे भी करके फोड़ देना है इसको। चलिए, फिर हमारा मॉक टेस्ट भी होगी सर। कंसिस्टेंसी, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि कंसिस्टेंसी आती है जब मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन में आपका वाई वाला पार्ट है ना, कि क्यों तैयारी क्यों करनी, वो वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने तैयारी करनी ही क्यों है। वो क्लियर है तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और ऐसा मत देखो कि अभी तैयारी करनी शुरू करिए और अभी से आपको ये लगने लग जाएगा कि मेरा तो पेपर क्लियर हो गया। नहीं, वो धीरे धीरे होगा। अभी आपने देखा कि भी मेरे अभी 50 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में 200 में से, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी कल ही मैंने आज ही एक वीडियो डाली सर, उसमें मैम थे, उन्होंने बताया कि उनके पहले इंग्लिश का जो उन्होंने TGT का एग्जाम दिया था, तो जो पहला मॉक टेस्ट दिया था उनमें उनके 43 मार्क्स थे और 43 से 120, ये वाला जो गैप है ये कवर करने के लिए बड़ी हिम्मत की बात होती है। बताया ना, बहुत टायरिंग प्रोसेस होगा। हाँ, लेकिन वर्थ इट होगा। आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दूसरा कोई आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। यस सर। तो ठीक है सर, ये हमारी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग सारी बातें हो चुकी हैं। और आप कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हो क्या? कुछ और ऐड ऑन करूँ? मैं कुछ बताना चाहते हो कि यार ये वाली बात ना अगर आप ये कर लो तो बिल्कुल अमृत, मज़ा आ जाएगा? ये बात ये है कि आपको अब जैसे कोई PRT दे रहा है, ठीक है, तो DSSB के जो और भी जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको देने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे बस PRT ही देना है, नहीं। जैसे मैंने दिया है, जूनियर क्लर्क का भी दिया, उसमें भी हो गया, उसमें भी 162 ही आए नंबर, ठीक है। तो आपको और भी एग्ज़ाम फोकस करना है जो इससे रिलेटेड है, PRT और DSSB से रिलेटेड, ठीक है, तो जिससे आपका जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि चलिए ठीक है सर, ये हमारी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सारी बातें हुई हैं। कोई भी आपके मन में ऐसा डाउट हो भी या कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपका जो हम नहीं पूछ पाए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर उसका आंसर मैं रिप्लाई कर देंगे। और अगर हो सका तो मैं भी साथ साथ में आंसर करता रहूँगा। इसके बाद सर अब क्या प्लान आगे का, कुछ कोई आपकी तरफ से कि अब जॉब मिल गया, मस्त कुछ करेंगे? अभी थोड़ा करेंगे, अभी सोचेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, ठीक है, आगे भी बहुत ऑप्शन है अभी तो आगे करने के लिए। अच्छा, है ना, अभी तो PRT में हुआ है, तो आगे प्रमोशन TGT PGT, आगे प्रमोशन लेंगे, TGT PGT। TGT तो नहीं करूँगा मैं। ये बताओ, PGT करेंगे। ये कैसी फीलिंग आ रही है सर, ये इतना VIP वाली? बहुत अच्छी है। हाँ, फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अब जैसे मेरे डाइट भी जो मेरा है, जो मेरा सेशन है, उसमें से 3-4 ही बच्चों का हुआ है।
तो एक लगता है कि हम बहुत मतलब स्पेशल हैं। जो मेहनत करी थी, वो टायरिंग जो प्रोसेस था, वो वर्थ इट है। और ये खुशी है कि अब आगे नहीं करना है वही काम। ठीक है, ये है कि अब खत्म हो गया वो प्रोसेस, जो पीआरटी का जो प्रोसेस था वो खत्म है अब। ठीक है, क्योंकि कई दोस्त लगे हुए हैं, दुर्भाग्य से नहीं हुआ जिनका, मेरा भी नहीं हुआ होता तो मैं भी अब तैयारी कर रहा होता। ठीक है, DTPLSB की करता, KVS की करता, जो अपकमिंग एग्जाम होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात की खुशी है कि अब उस साइकिल में दोबारा नहीं फंसा हूँ मैं। ठीक है, उसमें दोबारा नहीं जाना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, और आशा करता हूँ आगे जब आप TGT PGT क्लियर कर लो तो भी आना हमारे पास ही आएंगे, है ना। और आप में से भी भाई किसी का सिलेक्शन हुआ है तो स्वागत है आपका। प्लीज़ मेरे से रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या मेल ID पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर हम प्लान कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और बस मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सर कह रहे थे मुझे कि मैंने पहले इंटरव्यू दिया नहीं है, और बड़ा थोड़ा लगता है पहला इंटरव्यू है ये तो। कोई नहीं सर, अब आप आगे भगवान ने ठीक सौभाग्य दिया तो अगला इंटरव्यू आप ही ले लेना, DSSB में हो जाओगे आप, है ना। तो क्या पता मुझे KV कहाँ भेज दे। हम तो दिल्ली में रहने वाले, मेरी जगह होस्ट आप ही बनना फिर। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलकर। आपको भी जीवन में आगे और ऊंचाइयां छू आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और अच्छा प्रेरणा देता रहे, मार्गदर्शन देता रहे। आप सबका भी धन्यवाद भाई, आपने वीडियो लास्ट तक देखी। और भारत माता की जय, जय श्री राम। अपना चरित्र ऐसा बनाइए, बच्चे आपसे बड़े और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और खुश महसूस करें। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।